हेलो नमस्कार भाइयों और बहनों। एग्जाम बंधु एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने राजस्थान भूगोल के संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित पीवाईक्यू सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। और दो वीडियो पहले आ चुके हैं, 120 क्वेश्चन थे। इस तीसरे वीडियो में भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित पीवाईक्यू सीरीज के 120 प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन है ए पहले चरण में, ऑप्शन बी है दूसरे चरण में, ऑप्शन सी है तीसरे चरण में और ऑप्शन डी है पांचवें चरण में। तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान के संदर्भ में किया गया था। पूर्वी राजस्थान के संदर्भ में दूसरे चरण में क्या किया गया था? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। 25 मार्च 1948 में दूसरा चरण बना था। उस टाइम राजस्थान नाम का प्रयोग किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में कौन सा कथन है? एक है सत्य है, तीन है असत्य है। तो ऑप्शन ए है राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। ऑप्शन बी है राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन सी है अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार समान है। ऑप्शन डी अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर से अधिक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में सत्य कथन पूछ रहा है। तो इस हिसाब से होगा राज्य का अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। ये तो है 826 किलोमीटर। तो उस हिसाब से राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। और कथन दो है राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। ये है 869 किलोमीटर। ऑप्शन सी है अक्षांशीय और देशांतर, ये अक्षांश और देशांतर दोनों का विस्तार समान है। तो अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री के आसपास है, 60 डिग्री 9 मिनट के आसपास। और देशांतरी विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट के आसपास है उस हिसाब से। और अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार 1000 किलोमीटर है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। तो अधिकतम है 869 और ऊपर क्या दे रखा है? राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। तो ये रॉन्ग है। कौन सा एक सत्य है? तो राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में कथन है बी सत्य, ऑप्शन बी राइट है। अगला है प्राचीन नाम और आगे है प्राचीन नाम है और कब कब वर्णन किया है ये है। तो सूची एक में है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त का प्रयोग किया गया ऋग्वेद राजस्थान में ब्रह्मवर्त का प्रयोग मिलता है। मरुकांतार रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान का वर्णन मरुकांतार के रूप में किया गया है। और ऑप्शन सी है राजस्थान। राजस्थान कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान को कहा गया था। और राजपूताना राजपूताना जॉर्ज थॉम्स ने 1800 में कहा था। और इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में किया था। तो इस हिसाब से होगा ए के साथ एक, ए के साथ एक, बी के साथ दो, सी के साथ तीन और डी के साथ 4। सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, इसके लेखक कौन है? आगे है एनलास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और सी में है प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। इनके लेखक और अनुवादक पूछा है। तो मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स ये विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। और प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा था। इस हिसाब से होगा ए के साथ एक, बी के साथ दो, सी के साथ तीन, ऑप्शन बी राइट है। और मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में विलियम फ्रैंकलिन ने इस बात का उल्लेख किया कि 1800 में जॉर्ज थॉम्स ने पहली बार राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। तो अपना ये ऑप्शन है इसका बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही कूट का चयन करो। एक तरफ महत्वपूर्ण व्यक्ति दे रखे, दूसरी तरफ है पद व उपाधि है। स्वाई मान सिंह, फिर प्रथम राज प्रमुख थे, और हीरालाल शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री थे, मतलब मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, 1952 में चुनाव हुआ, उसके उस समय प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे, नवंबर 1956 में बने थे, नवंबर 1956 में। तो इस हिसाब से होगा ए के साथ 1, ए के साथ 1, बी के साथ 2, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 4। ऑप्शन सी राइट है अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, घटना और वस्तुस्थिति दे रखी है, उनको क्या करना है, सही कूट का चयन करना है। व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया था? व्रत राजस्थान का गठन है 30 मार्च 1949 को किया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य बनना, ये 1 नवंबर 2000 को हुआ। क्या था? मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, तब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया 1 नवंबर 2000 को। राजस्थान का आधिकारिक नामांकन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और पहला चुनाव हुआ था 1952 को। इसमें टीकाराम पालीवाल जी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे। इस हिसाब से होगा ए के साथ 1, बी के साथ 2 और सी के साथ 3 और डी के साथ 4। ऑप्शन ए राइट है अपना। अगला क्वेश्चन है, सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? ये बार बार आ रहा है। जॉर्ज थॉम्स ने कहा था राजपूताना कहा था, और जेम्स टोड ने कहा था रायथान कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? ये भी बार बार आ रहा है, तीसरी बार आया क्वेश्चन, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। कर्क रेखा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? यह भी तीसरी बार रिपीट हुआ है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान के दक्षिणी जिलों से कर्क रेखा 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23 डिग्री 5 मिनट है उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राजस्थान को क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राजपूताना। राजस्थान में सरोज पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए नागपानी, बी गुरु शिखर, सी आबू और डी शेर। ये भी एग्जाम में जो रिपीटेड हो रहे, मतलब ऐसा नहीं है ये परसों ये रिपीट हुआ तो वो किसी अलग एग्जाम में आया था, और ये दोबारा हुआ तो ये भी किसी एग्जाम में आया तो भी हमने इसमें पूछा। ऐसा नहीं है कि वो परसों वाला सेम हमने कर दिया, ये किसी एग्जाम में रिपीट हुआ तभी पूछ रहे। गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ है? सिरोही में। गोडवाड़ प्रदेश से संबंधित है। गोडवाड़ प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए है चंबल बेसिन, ऑप्शन बी है बनास बेसिन, ऑप्शन सी है लूनी ज्वाई बेसिन और ऑप्शन डी है घग्गर बेसिन। तो गोडवाड़ प्रदेश से कौन सा बेसिन संबंधित है? तो लूनी ज्वाई बेसिन है। कौन सा है? लूनी ज्वाई बेसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम मरु प्रदेश का उपप्रदेश नहीं है? पश्चिम मरु प्रदेश का उपप्रदेश नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मध्य माई एवं सपन बेसिन, ऑप्शन बी है अंतस्थलीय प्रवाह का मैदान, ऑप्शन सी है लूनी बेसिन और ऑप्शन डी है घग्गर का मैदान। तो इसमें एक है वो पश्चिम मरुस्थलीय मरु प्रदेश का उपप्रदेश नहीं है, तो इसमें है मध्य माई एवं सपन बेसिन है, यह भाग नहीं है। तो अंतस्थलीय प्रवाह क्षेत्र इसे शेखावटी प्रदेश भी कहते हैं। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उपप्रदेश है। अंतस्थलीय प्रवाह के मैदान शेखावटी प्रदेश और लूनी बेसिन, घग्गर का मैदान और पश्चिम शुष्क मरुस्थल है। ये क्या है? पश्चिम मरु प्रदेश के भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं है? एक कथन सही नहीं पूछ रहा है।
ये राजस्थान के 1/4 से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है। और ऑप्शन बी है उच्च तापमान व निम्न वर्षा। ऑप्शन सी है चरागाहों में कमी, अनियंत्रित पशुचारण में वनों में कमी आदि नुकसानकारक गतिविधियां है। और ऑप्शन डी है मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या है। तो राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में सही नहीं पूछ रहा है, तो एक कथन है कौन सा है वो सही नहीं है। तो ये राजस्थान के 1/4 से कम क्षेत्र में फैला है, ये क्या है सही नहीं है। तो कितना है राजस्थान के 2/3 क्षेत्र में मरुस्थल है, 2/3 क्षेत्रफल पे मरुस्थल फैला है, 62% भूभाग पे मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व मैदानी प्रदेश का उपप्रदेश है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपप्रदेश है उसको चुनना है। ऑप्शन ए लूनी बेसिन, ऑप्शन बी है घग्गर का मैदान, ऑप्शन सी है अंतस्थलीय प्रवाह का मैदान, ऑप्शन डी है बनास बाणगंगा बेसिन। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपप्रदेश है वो कौन सा है, बनास बाणगंगा का मैदान है। वो क्या है पूरी पूरी मैदानी प्रदेश का उपप्रदेश है। अगला है राजस्थान में नागपाड़ की चोटी कहाँ स्थित है। नागपाड़ की चोटी कहाँ है। ऑप्शन ए है माउंट आबू, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो कहाँ है अजमेर में, जहां से लूनी नदी निकलती है नागपाड़ से, सागरमती के नाम से आरंभिक रूप से जानी जाती है, उसके बाद लूनी कहलाती है। नागपाड़ से सागरमती लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है बालू में शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए खड़ीन, ऑप्शन बी रण, ऑप्शन सी मरु झील और ऑप्शन डी है बरकान। जो बालू में शुष्क मैदानी भागों में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रण। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है अपना। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 में चोटियां और उनके कॉलम 2 में ऊंचाई के अनुसार मिलाइए। तो खो की लंबाई है वो है 920। वो है कहाँ, जयपुर में। रघुनाथगढ़ की 1055 है कहाँ, सीकर में। तारागढ़ 885 है कहाँ, अजमेर में। गुरु सीकर सिरोही में कहाँ है, 1727। अब देखो ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ 1727 मीटर लिखा हुआ है और कहीं कहीं अरावली की ऊंचाई 1722 मीटर लिखी जाती है और कहीं कहीं यदि 5 मीटर वाला यदि मंदिर की ऊंचाई काउंट करें तो इस हिसाब से 1727 मीटर लंबाई भी लिखी ऊंचाई लिखी जाती है। तो इस हिसाब से इसका होगा खो जयपुर में है 920 मीटर, वो ए के साथ है 4, ए के साथ डी, बी के साथ सी, 3 के साथ ए और गरु सीकर है वो 4 के साथ बी। इस हिसाब से ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के इन क्षेत्र में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है। राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा एक शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का एक भाग है। ऑप्शन ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम बीकानेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है गंगानगर। शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग पूछ रहा है तो उसमें होगा अपना बाड़मेर। बाकी ये क्या है, बाकी सभी है मतलब पश्चिम मैदान के भाग है लेकिन गगर मैदान के भाग है। क्या है, गगर मैदान के भाग है। गगर मैदान के भाग है ये। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है। एक भाग पूछ रहा है राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जोधपुर। तो वो उदयपुर है वो भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा है? तो ये है गरु शिखर है। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए है अरावली क्षेत्र, ऑप्शन बी है पश्चिम मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र, ऑप्शन सी है पूर्व मैदान क्षेत्र, ऑप्शन डी है अरज शुष्क क्षेत्र। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है वो मरुस्थल है, पश्चिम मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र है। 62% भूभाग पे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। कथन एक है उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, और बी है सपन का मैदान बनास बेसिन का भाग है, सी है गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन की विशिष्ट भूरूप है, और डी है मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिले के मध्य स्थित है। तो इसमें पूछ रहा क्या रहा है, सही उत्तर का चयन करें। तो उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ये सही है। सपन का मैदान बनास बेसिन का भाग है, नहीं, माई बेसिन का भाग है, माई नदी से। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन के विशिष्ट भूरूप है, सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिलों के मध्य स्थित है, गलत है। बारां और बूंदी जिले के मध्य कहाँ है? बारां और कोटा और बूंदी जिलों के मध्य, कोटा और बूंदी जिले के मध्य, ना कि बारां। तो इस हिसाब से हो जाएगा ए और सी। ए और सी किस में है? बी में। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी बार बार पूछ रहा है, गुरु शिखर है 1722 या 1727। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भूआकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन ए अरावली, बी पश्चिम मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र, सी है पूर्व मैदान क्षेत्र, डी है दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र में। तो मुकुंदरा और बूंदी है वो हाड़ौती के पठार में है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। कहाँ है? हाड़ौती के पठार में है, इसका मतलब है दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र में। बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने हैं? ऑप्शन ए है प्रीकैम्बियन काल, ऑप्शन बी है कर्टेशियस काल, ऑप्शन सी है टर्सरी काल, और ऑप्शन डी है प्लेस्टोसिन युग। तो बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में प्राकृतिक गैस के भंडार है किस काल में बने हैं? ये इसका आंसर होगा टर्सरी काल। क्या होगा? टर्सरी काल में। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? हाड़ौती का पठार है किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए है कार्टेशियस काल, ऑप्शन बी है टर्सरी काल, ऑप्शन सी है कार्बोनिफेरस काल, ऑप्शन डी है प्लेस्टोसिन काल। तो इसका होगा कार्टेशियस काल। कार्टेशियस काल से क्या है? हाड़ौती का पठार भूगर्भीय काल से संबंधित है। किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ है? किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ है? ऑप्शन ए है ट्रियासिक काल, ऑप्शन बी है प्रीकैम्बियन काल, ऑप्शन सी है जुरेसिक काल, और ऑप्शन डी है कार्बोनिफेरस काल। तो अरावली का निर्माण प्रीकैम्बियन काल में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर है? दक्षिण अरावली के शिखर कौन से? ए नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़ और नागपाड़। तो दक्षिणी अरावली के शिखर पूछ रहे हैं तो वो होगा नागपानी है, भानगढ़ अलवर में है, लीलागढ़ है, नागपाड़ अजमेर में है। तो उस हिसाब से हो गए नागपानी और लीलागढ़। ए और सी, ऑप्शन है ए सही है। भोराट का पठार की औसत ऊंचाई है? भोराट के पठार की औसत ऊंचाई पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1337 मीटर, ऑप्शन बी है 1172 मीटर, और ऑप्शन सी है 1014, और ऑप्शन डी है 1225 मीटर।
तो भोराट के पठार की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1225 मीटर है। कितनी है? 1225 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन नहीं है? सत्य कथन है नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ये दोमट मिट्टी है। ऑप्शन बी है ये कैल्शियम व पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है। और ऑप्शन सी है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन डी है ये चूरू, झुंझुनू व नागौर जिलों में पाई जाती है। तो काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन नहीं पूछा है, तो ये होगा ये चूरू, झुंझुनू व नागौर जिलों में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो फिर काली मृदा हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। काली मृदा हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेंगती मृत्यु शब्द का प्रयोग किस से दर्शाने के लिए किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है चुने। रेंगती मृत्यु। ऑप्शन ए है वनाग्नि के कारण वन विनाश। ऑप्शन बी है मृदा और उसकी उर्वरता का ह्रास। ऑप्शन सी है न्यून वर्षा के कारण वनस्पति ह्रास। ऑप्शन डी है गंभीर रोगों के कारण वन्य प्राणियों की मृत्यु। तो राजस्थान में रेंगती मृत्यु शब्द का प्रयोग मृदा और उसकी उर्वरता के ह्रास के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल पीली मृदा मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है सुने। लाल पीली मृदा का पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कोटा, बूंदी, बारा। ऑप्शन बी है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। ऑप्शन सी है भरतपुर, धौलपुर, करौली। और ऑप्शन है डी है सिरोही, राजसमंद, उदयपुर। तो लाल पीली मृदा राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। उस हिसाब से आंसर होगा सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। निम्नलिखित मृदा विशेषता है यथा, मतलब जैसे ये किस मृदा की विशेषता है? लवणों का उच्च प्रतिशत पाया जाता है और उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी है, किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? तो ये मृदा की विशेषता दे रखी है। ऑप्शन ए लाल लोम मृदा। ऑप्शन बी है काली मृदा। ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा व कसारी मृदा। और ऑप्शन डी है रेतीली व बालू मृदा। तो ये है लवणों का उच्च प्रतिशत व उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी, ये रेतीली व बालू मृदा की विशेषताएं है। तो इस हिसाब से अपना होगा ऑप्शन डी सही है। अगला है, निम्नलिखित मृदाएं में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा। ऑप्शन बी है शुष्क मृदा। ऑप्शन सी है पिट मृदा। और ऑप्शन डी है दोमट मृदा। तो पश्चिम राजस्थान में शुष्क मृदा पाई जाती है। कौन सी? शुष्क मृदा। ऑप्शन है बी सही है। अगला है, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले में मिलती है? वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले में मिलती है? तो किस में मिलती है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़ है। ऑप्शन बी है बाड़मेर। ऑप्शन सी सिरोही। और ऑप्शन डी कोटा। तो वर्टिसोल मृदा कोटा में मिलती है। हाड़ौती के पठार में जो काली मृदा होता है उन्हें वर्टिसोल मृदा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है उदयपुर और अजमेर। ऑप्शन बी है डूंगरपुर, उदयपुर। और ऑप्शन सी है जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन डी है अलवर और भरतपुर में। जो लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान के दक्षिण जिलों में पाई जाती है। इसमें लोहे ऑक्साइड की अधिकता रहती है। तो इसका दक्षिण जिले में कौन से होंगे? डूंगरपुर, उदयपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम एवं लवणता अधिक होती है, मृदा की पहचान कीजिए। राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इनमें उर्वरता कम व लवणता अधिक होती है। ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन बी है लेटेराइट मृदा। ऑप्शन सी है मरुस्थलीय मृदा। और ऑप्शन डी है काली मृदा। तो पवन द्वारा विस्थापित तो मरुस्थलीय मृदा होती है और उर्वरता की कम व लवणता अधिक होती है। तो ये मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है। तो ऑप्शन है सी सही है। मृदा के प्रकार एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनकी विशेषताएं है। जैसे लाल पीली मृदा है तो इसमें लोहे अंश की मौजूदगी होती है। और मरुस्थलीय मृदा है
ये जल धारण व शोषण क्षमता की कम पाई जाती है। काली मृदा है, ये चीका प्रधान मृदा है। और जलोढ़ मृदा है, ये रेतीली दोमट संरचना पाई जाती। इस हिसाब से ए के साथ 2, ए के साथ 2, बी के साथ 3, बी के साथ 3, सी के साथ 4 और डी के साथ 1। ऑप्शन है ए सही है। अगला है राजस्थान में नॉन कैलेसाइट ब्राउन भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन ए है जालोर, पाली, बालोतरा। ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। ऑप्शन सी है गंगानगर, चूरू तथा बीकानेर। ऑप्शन डी है जयपुर, सीकर और झुंझुनू। राजस्थान में नॉन कैलेसाइट ब्राउन भूरी मृदा जयपुर, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RFBP राज्य में संचालित की जा रही है। तो ये है वो जापान, जायका, जापान के सहयोग से संचालित की जा रही है, तो ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में राजस्थान के जिले में आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय अधिकतम वास्तविक क्षेत्र रिपोर्ट किए गए हैं। द्वितीय अधिकतम में सर्वाधिक रिपोर्ट किए गए किस जिले में। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है अलवर और ऑप्शन डी है बूंदी। तो 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें आरक्षित वन सर्वाधिक थे उदयपुर में, प्रथम थे उदयपुर में, और द्वितीय थे चित्तौड़गढ़ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा द्वितीय अधिकतम वास्तविक क्षेत्र के रिपोर्ट में है तो चित्तौड़गढ़, ऑप्शन है ए सही है। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि क्या कहलाती है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है निजी भूमि, ऑप्शन बी है रक्षित भूमि, ऑप्शन सी है अवर्गीकृत भूमि और ऑप्शन डी है आरक्षित है वन। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत वन। क्या कहा जाता है, अवर्गीकृत वन। राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उनमें से सबसे प्रमुख घास की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है जारबेर, ऑप्शन बी है सेवाण, ऑप्शन सी है फोग, ऑप्शन डी है केर। तो कंटीली वनों में जो घास पाई जाती है सबसे प्रमुख घास है वो सेवाण घास है, ऑप्शन है बी सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पाए जाने वाले प्लास वनों की विशेषता। ऑप्शन ए है ये वन उन क्षेत्रों में फैले जहाँ का धरातल पथरीला व कठोर है, और कथन बी है ये पहाड़िया के उन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पठारी भूमि उपलब्ध है, और सी है इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू में क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है ये वन मैदान में पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है। तो प्लास वन की विशेषता पूछी है, कौन कौन सी विशेषता है, तो इसमें ये वन उन क्षेत्रों में है जहां धरातल पथरीला व कठोर है, सही है। ये पहाड़ के उन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जहां पठार भूमि उपलब्ध है, ये भी सही है। और इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये गलत है। ये वन मैदान में पाए जाते हैं जहाँ कंकड़ और मृदा कम मात्रा में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से होगा ए बी डी। ए बी डी किस में है, ऑप्शन डी में है ए बी डी, तो ऑप्शन है डी अपना राइट है इसका। अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 और 21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन ए है जालोर, अजमेर, ऑप्शन बी है करौली और जालोर, ऑप्शन सी है करौली तथा बीकानेर और ऑप्शन डी है जालोर तथा नागौर। तो इसमें इसका आंसर रहेगा करौली और जालोर और करौली, जालोर और करौली।
इनमें क्या है, इनमें ऋणात्मक अंकन दर्ज किया गया था। इनमें क्या है, ऋणात्मक अंकन दर्ज किया गया था। कौन सी कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार है, नहीं है? कौन सा एक है राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है लाना, ऑप्शन बी है अरना, ऑप्शन सी है फोग और ऑप्शन डी है दामन। तो कौन सी है एक वो झाड़ी की प्रकार राजस्थान में नहीं पाया जाता है? तो दामन और सेवाण क्या है, घास है। दामन और सेवाण क्या है, घास है, ना कि झाड़ी। इस हिसाब से इसका रहेगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्लास वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन है वो सही नहीं पूछ रहा है। तो ये वन, प्लास के वन, ये वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में फैले हैं। और बी है, ये वन उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का एक प्रकार है। ऑप्शन सी है, ये वन उन क्षेत्रों में फैले हैं जहाँ धरातल कठोर व पथरीला है। और ऑप्शन डी है, ये वन राजस्थान के केवल पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा, सही नहीं है। तो ये वन केवल पठारी क्षेत्रों में ना पा जाकर पटवारी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही रहेगा। वन उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि, इसके नीचे कारण दे रखे। ये मृदा अपरदन घटाता है। ऑप्शन बी है, ये वर्षा में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी है, ये मृदा की उर्वर शक्ति बढ़ाता है। और ऑप्शन डी है, ये मृदा अपरदन बढ़ाता है। वन उन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि ये मृदा अपरदन को बढ़ाता है। क्या करता है, ये मृदा अपरदन को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। सूची ए के साथ सूची दो का मिलान करना है। एक तरफ वृक्ष और लकड़ी दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी उपयोगिता क्या है। जैसे सागवान वृक्ष है, सागवान वृक्ष से कृषि के औजार बनाए जा सकते हैं। सालर वृक्ष है, इससे पैकेजिंग डिब्बे बनाए जा सकते हैं। धोक है, धोक से जलाकर कोयला बनाया जा सकता है। सेवण और दामन है, ये घास है जो पशु चारे के रूप में उपयोग ली जाती है। इस हिसाब से सागवान वृक्ष एक के साथ तीन, एक के साथ तीन। सालर वृक्ष पैकेजिंग डिब्बे बनाने के लिए चार। धोक है, जलाकर कोयला बनाया जाता है। और सेवण और दामन है, ये पशु चारे के लिए, इसके लिए। तो होगा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? किस एक जिले में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए है झुंझुनू, ऑप्शन बी है बारा, ऑप्शन सी है सिरोही और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो झुंझुनू में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। झुंझुनू में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है उदयपुर, जालौर, सिरोही। ऑप्शन बी है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। ऑप्शन सी है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। और ऑप्शन डी है पाली, जयपुर और चूरू। तो इसमें कौन सा जिला है वो AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़। अगला है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि रहती है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ऑप्शन ए है मई से सितंबर तक, ऑप्शन बी है जून से अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है जून से सितंबर तक और ऑप्शन डी है जुलाई से अक्टूबर तक। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की राजस्थान में अवधि जून से सितंबर तक रहती है, जून से सितंबर तक। तो इससे अपना ऑप्शन है सी राइट है। राजस्थान में मावट संबंधित है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। भूमध्य सागर से, पश्चिम विक्षोभ से जो वर्षा होती है शीतकालीन वर्षा, उन्हें मावट कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए लाभदायक है। भूमध्य सागर के कारण होती है, भूमध्य सागरीय हवाओं के कारण पशु अपौने है, उसके कारण पश्चिम विक्षोभ से जो शीतकालीन वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं।
राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है पूर्वी पश्चिम मानसून और ऑप्शन डी है उत्तर दक्षिण मानसून। राजस्थान में अधिकतम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी पवनें चलने लगती है जिन्हें कहा जाता है लू कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? लू। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम है, मतलब घटते क्रम में पूछ रहा है। तो इस हिसाब से होगा, सर्वाधिक बारिश होती है धौलपुर में, धौलपुर में होती है, उसके बाद होती है अलवर में और उसके बाद होती है झुंझुनू में। तो इस हिसाब से होगा धौलपुर, अलवर और झुंझुनू। धौलपुर, अलवर और झुंझुनू, इनमें क्या है? ये वर्षा का अवरोही क्रम है, दक्षिण पश्चिम मानसून। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलने शुरू होती है, कहलाती है वो लू ही कहलाती है। पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? एक कारक है जो जलवायु को निर्धारित नहीं करते हैं, तीन कारक है वो करते हैं। तो ऑप्शन ए है पवन की दिशा, ऑप्शन बी है समुद्र से दूरी और ऑप्शन सी अक्षांशीय स्थिति और ऑप्शन डी है देशांतरीय स्थिति। तो एक कौन सा कारक है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? वो है देशांतरीय स्थिति है, वो जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त है कौन सा क्षेत्र करता है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी है राजसमंद और ऑप्शन डी है चूरू। तो राजसमंद अपेक्षित रूप से, ये जो तीन जिले दे रखे हैं ना, चार जिले, इनमें अपेक्षित रूप से इन तीनों से ज्यादा बारिश करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम होता है उदयपुर की पूर्व निम्न पहाड़ियों से, ऑप्शन बी है सिरोही की पश्चिम उस पहाड़ियों से, ऑप्शन डी है उदयपुर की पश्चिम निम्न पहाड़ियों से और ऑप्शन डी है सिरोही की पूर्व निम्न पहाड़ियों से। तो साबरमती का उद्गम उदयपुर की पश्चिम निम्न पहाड़ियों से होता है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील से ये निकलती है। उसके बाद में राजस्थान में 45 किलोमीटर बहने के बाद 371 किलोमीटर गुजरात में बहती है और उसके बाद में ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कोटा बैराज बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है काली सिंध, ऑप्शन बी है माई नदी, ऑप्शन सी है बनास नदी और ऑप्शन डी है चंबल नदी। कोटा बैराज बांध कोटा में स्थित है, चंबल नदी पर बनाया गया है। किस पे है? चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, कॉलम एक में नदी और कॉलम दो में सहायक नदियां का मिलान कीजिए। चंबल की काली सिंध है, माई माई की सोम है, बनास की मैनाल है, मैनाल है, लूनी की ज्वाई है। तो इस हिसाब से होगा ए के साथ सी, ए के साथ सी, दो के साथ ए, दो के साथ ए और तीन के साथ डी, तीन के साथ डी और चार के साथ बी। लेकिन इसमें ये सही नहीं दिए, उस हिसाब से इसका होगा यह चंबल, चंबल की सहायक है काली सिंध, माई की है सोम, बनास की है मैनाल और लूनी की है ज्वाई। लूनी नदी का उद्गम स्थान होता है
ऑप्शन ए अमजोर, ऑप्शन बी नागपाड़, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी जनापाव की पहाड़ियाँ। तो इसमें नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है, आरंभिक रूप से सागरमती के नाम से जानी जाती है। आरंभिक रूप में लूनी सागरमती के नाम से जानी जाती है। अगला है बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी गुइया, ऑप्शन सी आऊ, ऑप्शन डी बामनी। तो इसमें कौन सी एक नदी है जो अब बंगाल की खाड़ी अपातंत्र का भाग नहीं है? तो वो है गुइया। गुइया क्या है? लूनी की सहायक नदी है, पाली से निकलती है, पाली से निकलती है और लूनी की सहायक नदी है। तो उस हिसाब से ये क्या है? बंगाल के अपातंत्र का भाग नहीं है। मोरेन, चाप और इराऊ सहायक नदियां है। मोरेन, चाप और इराऊ सहायक नदियां है। ऑप्शन ए साबरमती नदी की, ऑप्शन बी है माई नदी की, ऑप्शन सी है बनास नदी की, ऑप्शन डी है काली सिंध नदी की। मोरेन, चाप और इराऊ किन की सहायक नदियां? तो किसकी है? माई नदी की। किसकी है? माई नदी की है। कॉलम एक में नदी को कॉलम दो में सहायक नदियों से मिलान कीजिए। कॉलम एक में नदी दे रखी है बनास की, लूनी की तो बांडी है, चंबल की काली सिंध है, माई की मोरेल है और बनास की जाकम है। ये सब सुमेलित है। लूनी की बांडी, माई की मोरेल और चंबल की काली सिंध है। तो इसका अपना क्या रहेगा? ए के साथ सी, ए के साथ सी और दो के साथ बी, दो के साथ बी, तीन के साथ डी। कहाँ है तीन के साथ डी? ए के साथ सी है, दो के साथ बी, तीन के साथ ए, तीन के साथ ए तो यहाँ है और चार के साथ बी। नहीं, ये क्वेश्चन है नीचे ये ऑप्शन गलत दे रखे है। बाकी इसका बनास के साथ जाकम है, लूनी के साथ बांडी है और माई के साथ मोरेल है और चंबल के साथ काली सिंध है। तो माई जाकम होगा नहीं, इसका होगा तो बनास की सहायक नदी है वो मोरेल है। बनास की मोरेल है और माई की है वो जाकम है। माई की है वो जाकम और चंबल की काली सिंध है और लूनी की बांडी है। तो इसका ये रहेगा बनास की है वो मोरेल है और माई की जाकम है, चंबल की काली सिंध है और लूनी की बांडी है। कौन सी नदी बेसिन सपन का मैदान के नाम से भी जानी जाती है? किस नदी का बेसिन सपन के मैदान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंबल बेसिन, ऑप्शन बी है लोनी बेसिन, ऑप्शन सी है माई बेसिन और ऑप्शन डी है बनास बेसिन। तो माई बेसिन का जो बेसिन है वो सपन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है माई नदी, ऑप्शन डी है लूनी नदी। तो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में निर्मित है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लूनी बेसिन में सम्मिलित है? ए जोधपुर भी है लूनी बेसिन में, सिरोही भी है और पाली भी है। तो इस हिसाब से होगा ए बी सी, ए बी और सी। सिरोही, 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 हाँ, ए बी सी इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक के द्वारा कराया गया था? राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक के द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी है राणा राज सिंह, ऑप्शन सी है राणा करण सिंह और ऑप्शन डी है राणा प्रताप सिंह। तो राणा राज सिंह ने गोमती नदी पर, जयसमंद झील भी गोमती नदी पर है वो, गोमती नदी पर राजसमंद झील का निर्माण कराया था और घेवर माता का मंदिर भी यही है।
गेवर माता। कौन सी झील बूंदी जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है राजसमंद, ऑप्शन बी है अन्ना सागर, ऑप्शन सी है नवलका सागर और ऑप्शन डी है नकी झील। तो बूंदी जिले में स्थित है वो नवल का सागर है। वो क्या है? बूंदी जिले में स्थित है झील है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अजमेर के किस झील को 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर वरुण सागर रखा है? ऑप्शन ए आना सागर झील, ऑप्शन बी है फोय सागर, ऑप्शन सी है पुष्कर झील, ऑप्शन डी है बिसलपुर झील। तो इसका होगा फोय सागर झील है। ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित झील थी जिसका नाम बदलकर वरुण सागर रखा है। तो इसका ऑप्शन है बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम रेतीली मरुस्थल में कौन सी झील प्रमुख रूप से नमक उत्पादन कर रही है? पश्चिम रेतीली मरुस्थल में पूछा है। सबसे उपयुक्त चयन नीचे ऐसे भी दिया हुआ है, तो मतलब है इसका उत्तर ध्यान से चुनना है। ऑप्शन ए है पचपंद्रा, ऑप्शन बी है डेगाना, ऑप्शन सी है सांबर और ऑप्शन डी है डीडवाना। तो डीडवाना तो पश्चिम मरुस्थल में है नहीं, सांबर भी है नहीं, डेगाना भी वैसे देखे तो है ही नहीं। तो ये पचपद्रा है वो राजस्थान के पश्चिम रेतीली मरुस्थल में है। कहाँ है पचपद्रा? बाड़मेर बालोतरा में होगी। बाड़मेर है, बालोतरा में है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है? एक तरफ झील दे रखी है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। तो ऑप्शन ए है कुचामन नागौर, कुचामन झील है वो नागौर में, ऑप्शन बी है कायलाना जैसलमेर, ऑप्शन सी है लूणकरणसन जोधपुर और ऑप्शन डी है सांबर है नागौर। तो कौन सा एक सही सुमिलित पूछ रहा है? कुचामन नागौर में सही है, कायलाना कायलाना जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर में है। लूणकरणसर बीकानेर में। सांबर सांबर वैसे नागौर में है लेकिन अधिकांश भाग जयपुर में, अधिकांश भाग कहाँ है? जयपुर में। तो इस हिसाब से बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो कुचामन नागौर माना है, और कुचामन नागौर में ही है, अधिकांश भाग है जयपुर में। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए कुचामन नागौर है सही सुमिलित है। अगला है, बाल समंद झील किस के नजदीक स्थित है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है अजमेर। बाल समंद झील है वो जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, कोलाय झील स्थित है निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कोलाय झील पहले पढ़ा रखा है, बीकानेर में है, कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे पे, पहले भी पढ़ाया था और शायद आज राजस्थान पुलिस के परीक्षा में आया था, मतलब 13 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें था, आर्ट एंड कल्चर पार्ट में था। बीकानेर कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है कोलाय झील के किनारे। अगला क्वेश्चन है, फूल सागर जलाशय कहाँ है? फूल सागर जलाशय कहाँ है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है बूंदी। तो फूल सागर और जय सागर ये जिले कहाँ है? ये है बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में। पीवनिया तालाब कहाँ स्थित है? पीवनिया तालाब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है शाहपुरा, ऑप्शन बी है मांडलगढ़, ऑप्शन सी है मैनाल, ऑप्शन डी है बिजोलिया। ये भीलवाड़ा के 4 शहर का नाम दे रखा है, तो उस हिसाब से पीवनिया तालाब है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, डेबर झील स्थित है, डेबर झील है कहाँ स्थित है?
ढेबर झील जयसमंद को ही कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो ढेबर झील है वो कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। अगला अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है? एक बांध है वो चंबल परियोजना से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी कोटा बैराज, ऑप्शन सी है जवाहर सागर और ऑप्शन डी है पोंग बांध। तो वो पोंग बांध है वो चंबल से नहीं है, बाकी तीनों है। गांधी सागर एमपी में है और बाकी ये कोटा में है, ये भी कोटा में है। निम्नलिखित में से किस किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? किस एक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? राजस्थान की परियोजना है। ऑप्शन ए है पूरी राजस्थान नहर परियोजना, ऑप्शन बी है गौमुखी मीडियम कैनाल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है अपर राजस्थान भादरा प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है आनंदपुर बैराज कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इसमें होगा ERCP, राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, उसको पूरी नहर परियोजना ERCP इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है सिद्धमुख परियोजना, ऑप्शन बी है माई बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर परियोजना और ऑप्शन डी है जवाहर सागर। तो माई बजाज सागर परियोजना है वो कहाँ है? बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है। कहाँ है? माई बजाज सागर बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जाती है? ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी मई और ऑप्शन डी जाकम। तो बीसलपुर है वो टोडा रायसिंग टोक में बनास नदी पर बनाई गई है। तो इस हिसाब से ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? ऑप्शन ए सुमेरपुर एरिनपुरा, ऑप्शन बी है दरियावाड़ व सलुम्बर, ऑप्शन सी है राजगढ़ व तारानगर, ऑप्शन डी है केकड़ी व सरवर। तो सिद्धमुख परियोजना उत्तरी राजस्थान से संबंधित है, तो उससे होगा राजगढ़ और तारानगर, ये चूरू के शहर है। तो ये क्या है? सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है। अगला है चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल घाटी है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान और गुजरात और ऑप्शन डी है हरियाणा और राजस्थान। तो चंबल घाटी परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, ऑप्शन ए सही है। राजस्थान में बीसलपुर परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी टोंक। तो बीसलपुर है वो बनास नदी पर टोड रायसिंग टोंक में स्थित है, तो इस हिसाब से डी सही है। अगला है राजस्थान में ज्वाई बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी है सीकर, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है जयपुर। तो ज्वाई बांध है वो पाली के सुमेरपुर में स्थित है, पाली के सुमेरपुर में। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं ज्वाई बांध को। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। इसमें एक सिंचाई परियोजना है, उसके अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। तो वो कौन सी है? पांचना बांध परियोजना, ऑप्शन बी है गांधी सागर बांध परियोजना, ऑप्शन
सी है सिद्धमुख बांध परियोजना, ऑप्शन डी है बीसलपुर बांध परियोजना। तो इसमें होगा सिद्धमुख बांध परियोजना। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना का एक संयुक्त उद्यम है, किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? ऑप्शन ए राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब हरियाणा राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना, और राजस्थान की भागीदारी इसमें 15.22% है। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का 912 था? ऐसे कितने जिले थे जिनका बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का जो बाल लिंगानुपात था वो 912 था? तो ये तो वैसे देखे तो 4th ग्रेड के लेवल का नहीं है, ये किसी शायद ये स्कूल व्याख्याता का जी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर भी हमारी मजबूरी क्या है, हमारे तो जो क्वेश्चन बनाते हैं ना उस टाइम आगे आ गया तो डाल दिया, अब निकाल ही नहीं सकते। ये था, इसका लेवल नहीं पूछेंगे 4th ग्रेड में। तो इसका आंसर होगा 3 जिले। कौन से? 3 जिले। 2001-2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान की जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन देखा गया था? +28 का, +32 का, +38 का, +35 का। तो 2001 में राजस्थान का जनघनत्व 165 था और 2011 में बढ़कर 200 हो गया, तो उस हिसाब से कितना +35 का परिवर्तन देखा गया। अगला है 2011 की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन 2 जिलों का नाम बताइए जहां ग्रामीण साक्षरता दर एक में अधिकतम है और एक में न्यूनतम रही है। क्या पूछ रहा है? ग्रामीण साक्षरता। तो इसमें सीकर और जालौर में, ऑप्शन बी है झुंझुनू और सिरोही में, और ऑप्शन सी है उदयपुर नागौर, ऑप्शन डी है प्रतापगढ़ व करौली। तो पूछ क्या रहा है? ग्रामीण साक्षरता पूछ रहा है, तो होगा झुंझुनू और सिरोही। झुंझुनू और सिरोही में क्या है? ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में अधिकतम थी और सिरोही में न्यूनतम थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया था? 2 जिले न्यूनतम ग्रामीण और न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया था। तो न्यूनतम ग्रामीण तो था धौलपुर में और न्यूनतम नगरीय था जैसलमेर में। तो ऑप्शन है ए सही है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले समूह में महिला साक्षरता 40% से कम थी? 40% से कम थी। इसमें ऑप्शन ए है बाड़मेर प्रतापगढ़ सिरोही, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा डूंगरपुर जालोर, ऑप्शन सी है जैसलमेर जालोर सिरोही, और ऑप्शन डी है जैसलमेर जालोर और डूंगरपुर। तो इसमें आंसर रहेगा जैसलमेर जालोर और सिरोही में क्या थी? 40% से कम। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के अनुसार सही आरोही क्रम में है? सही आरोही क्रम में है। ऑप्शन ए है जोधपुर बांसवाड़ा जयपुर, ऑप्शन बी है जयपुर बांसवाड़ा जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर जोधपुर बांसवाड़ा, और ऑप्शन डी है बांसवाड़ा जयपुर और जोधपुर में। तो इसमें क्या पूछ रहा है? आरोही क्रम में। क्या पूछ रहा है? आरोही क्रम में मतलब है बढ़ते क्रम में 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है। तो उस हिसाब से होगा जयपुर की होगी 26.2 है जयपुर की। जयपुर की कितनी है? 26.2। और जोधपुर की है 27.7 है, और बांसवाड़ा की है 26.3
5। तो पूछ क्या रहा है, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कम है जयपुर की। जयपुर की है वो सबसे कम है। तो इस हिसाब से उसके बाद है बांसवाड़ा की। और उसके बाद है जोधपुर की। तो ये युगम है उसमें है जयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर। जयपुर है, बांसवाड़ा और जोधपुर। तो आरोही क्रम को व्यवस्थित के हिसाब से ऑप्शन बी सही है अपना। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम थी। एक में अधिकतम और एक में न्यूनतम है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए जयपुर और जालोर, ऑप्शन बी है कोटा और जालोर, ऑप्शन सी है अजमेर और प्रतापगढ़, और ऑप्शन डी है जालोर है कोटा। पहले अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम कोटा की होगी, और न्यूनतम है वो जालोर की है। इस हिसाब से ऑप्शन है बी सही है। अगला है, 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। राजस्थान का उद्घाटन है 18 अप्रैल 1948 को किसने किया था। ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है वीपी मेनन। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन है सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था। तो इसमें था 201। 201 ऑप्शन है सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी। तो किसकी न्यूनतम थी। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है कोटा, और ऑप्शन डी है गंगानगर। तो गंगानगर की 10% थी। तो इस हिसाब से होगा ऑप्शन डी गंगानगर। इसका क्या आंसर होगा, गंगानगर। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम आरएसआरटीसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी है 1964, ऑप्शन सी है 1955, और ऑप्शन डी है 1960। तो ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है सड़क परिवहन का। जब जब पार्ट में हम क्वेश्चन लेते हैं तो ये आ जाता है। तो मतलब 3 एग्जाम में रिपीट हुआ है, तभी यहाँ रिपीट हो रहा है, ना कि हम उसी एक सेम सेम क्वेश्चन को घुमा नहीं रहे। यदि किसी एग्जाम में तीसरी बार रिपीट हुआ है तो हम भी यहाँ तीसरी बार लेके आइए। तो सड़क अधिनियम 1950 के तहत, सड़क अधिनियम 1950 के तहत अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। अक्टूबर 1964। तो इस हिसाब से बी। अगला है, जयपुर मेट्रो रेल के प्रथम चरण चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था। ऑप्शन ए है चांदमोल से बड़ी चौपड़, ऑप्शन बी है मानसरोवर से चांदपोड़, ऑप्शन सी है मानसरोवर से जयपुर, ऑप्शन डी है मानसरोवर से बड़ी चौपड़। तो इसमें क्या है कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 2015 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 2015 में। चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था, वो हुआ था मानसरोवर से चांदपोड़। कहाँ, मानसरोवर से चांदपोड़। अब शायद मानसरोवर से बड़ी चौपड़ है, उससे आगे भी बात चल रही है बढ़ाने की। बजट में प्रस्ताव भी पास किया है। मानसरोवर से आगे कहाँ तक है याद नहीं कर पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ। बाकी शुरुआत में मानसरोवर से चांदपोड़ थी, अब तो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ के बीच में चल रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। इसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से नहीं होकर गुजरता है। ऑप्शन ए NH10, ऑप्शन बी है NH44, ऑप्शन सी है NH23, ऑप्शन डी है NH11। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है। तो इसमें होगा NH10।
ये पंजाब हरियाणा और दिल्ली से गुजरता है। कहाँ से? पंजाब हरियाणा दिल्ली से। राजस्थान से नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर अवस्थित नहीं है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग 15 एक शहर से होकर नहीं गुजरता है। इसमें ऑप्शन ए है श्रीगंगानगर, ऑप्शन बी है बीकानेर, सी है जैसलमेर और डी है करौली। करौली है एकदम काफी साइड में, तो इसका आंसर होगा करौली से NH 15 नहीं गुजरता है। राजस्थान के शायद तक 7 जिलों से NH 15 गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा के रूप में काम में लेती है? इसमें कौन से एक राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय वायुसेना आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रयोग में लेती है या काम में लेती है? तो ये है NH 925 ए को। अगला है, सड़क के नेटवर्क के विकास के लिए राज्य राजस्थान सरकार की दीर्घावधि योजना जानी जाती है। राजस्थान रोड विजन 2020, राजस्थान रोड विजन 2022, राजस्थान रोड विजन 2025 और राजस्थान रोड विजन 2027। तो राजस्थान की यह दीर्घावधि योजना राजस्थान रोड विजन 2025 के नाम से जानी जाती है। पहले भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। इसका निर्माण किसने किया गया था? तो PWD राजस्थान ने इसका निर्माण किया था। अगला है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी बांदुकुई दोसा से किसके बीच चली थी? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी है सिटी पैलेस जयपुर, ऑप्शन सी है तिजारा किला अलवर और ऑप्शन डी है आगरा किला यूपी। तो राजस्थान की पहली रेलगाड़ी बांदुकुई दोसा से यूपी आगरा किला यूपी के बीच चलाई गई थी अप्रैल 1874 को। अप्रैल 1874 को चलाई गई थी। कहाँ? आगरा किला। इसका आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है? NH 8 को 6 लेन में परिवर्तित किस योजना के तहत किया गया है? तो ऑप्शन ए है गुलाबी चतुर्भुज परियोजना, ऑप्शन बी है जयपुर अजमेर शहर परियोजना, ऑप्शन सी है सवीरणम चतुर्भुज परियोजना, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। तो इसमें है सवीरणम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत है NH 8 को 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? ऑप्शन ए है 408 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 374 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 342 किलोमीटर और ऑप्शन डी में है 456 किलोमीटर। तो कितनी है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई? राजस्थान में है 374 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण से संबंधित है? कौन सा कारक है मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है या उससे संबंधित है? नहरी सिंचाई परियोजना नहीं है, अति पशुचारण है, मृदा अपर्दन है, पवन ऊर्जा परियोजना मरुस्थलीकरण से कैसे होगा? नहीं है, वनों की कटाई है जिससे मृदा अपर्दन होता है। तो इस हिसाब से होगा बी सी और ई, बी सी और ई। अगला है, अरावली वन रोपण परियोजना आप आरंभ की गई
कब की गई? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 1992-93, ऑप्शन सी है 2001-2 और ऑप्शन डी है 1995 तीनों। तो अरावली वनारोपण परियोजना 1992-93 को शुरू की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? एक है वो कारण नहीं है, तीन है कारण है। तो ऑप्शन ए है अतिचारण, ऑप्शन बी है वनो उन्मूलन, ऑप्शन सी है जनसंख्या दबाव और ऑप्शन डी है सौर्य ऊर्जा उत्पादन। तो सौर्य ऊर्जा उत्पादन से तो मरुस्थलीकरण प्रभावित थोड़ा ही होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन है डी सही है। ऑप्शन ए है राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है गंगानगर हनुमानगढ़ व चूरू, ऑप्शन बी है भरतपुर अलवर और झुंझुनू, ऑप्शन सी है जयपुर दौसा और करौली और ऑप्शन सी है जयपुर दौसा, ऑप्शन सी जयपुर दौसा करौली और ऑप्शन डी है नागौर जोधपुर व पाली। तो इसमें क्या है, सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित है वो है भरतपुर अलवर झुंझुनू है। भरतपुर अलवर है और झुंझुनू है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? राजस्थान का वर्तमान में अब तक, ठीक है ना, अब तक कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? तो क्या ये भूकंप तो नहीं है, भूकंप आते हैं राजस्थान में, बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है, सुनामी मतलब वर्तमान में नहीं है। तो बाद में ये सुनामी कैसे आएगी? समुद्र उत्पन्न करेंगे या यहाँ बढ़ाएंगे? ऑप्शन है डी सही है इसका। क्या है, वर्तमान तक है सुनामी से राजस्थान में प्राकृतिक आपदा नहीं है। त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध है। अनिश्चित वर्षा, ऑप्शन बी है चारा भोजन व जल की कमी, ऑप्शन सी है भूमिगत जल वनस्पति एवं फसल की कमी, ऑप्शन डी है अत्यधिक ताप। त्रिकाल संबंध 1999, 1899 और 1900 में ये काल पड़ा था। इसमें चारा भोजन व जल की कमी थी। क्या थी? चारा भोजन और जल की कमी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस इसरो ने 2021 में जारी की थी, ठीक है ना, के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। कितना प्रतिशत मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी है 67%, ऑप्शन सी है 65% और ऑप्शन डी है 62%। मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र था वो इसरो की रिपोर्ट में 62% बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है कठोर मौसमी परिस्थितियां, ऑप्शन बी है बढ़ती आबादी, ऑप्शन सी है वन उन्मूलन और ऑप्शन डी है अम्लीय भूमि का प्रयोग। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं पूछ रहा है, तो अम्लीय भूमि का प्रयोग से तो मरुस्थलीकरण कैसे होगा? तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए है भूमिगत जल की लवणता, ऑप्शन बी है अनियंत्रित खनन, ऑप्शन सी है वर्षा की न्यूनता, ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन। तो मरुस्थलीकरण का मूल कारण होगा वो वर्षा की क्या है? न्यूनता है। कथन ए है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रचार को सीमित करती है। सही है बिल्कुल। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ये भी सही है। तो इस हिसाब से होगा ए और बी दोनों सही है और बी और ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन है बी सही है। अपने 120 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब ये तीसरा वीडियो था।